धौलपुर गांव के आखिरी छोर पर दो टूटे फूटे कच्चे मकान थे। इन मकानों के पीछे कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ झाड़ियां, पत्थर और उसके बाद शुरू होता था वो जंगल जिसे गांव वाले काली खोह कहते थे। ये जंगल आम जंगलों जैसा नहीं था। यहां दिन में भी धूप जमीन तक नहीं पहुंचती थी और रात को तो अंधेरा ऐसा लगता था जैसे किसी ने आसमान पर काला कपड़ा तान दिया हो। इन्हीं दो मकानों में रहते थे नरेश और माधव, दोनों बचपन के दोस्त। लेकिन जिंदगी ने उन्हें दोस्त नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बना दिया था। नरेश के पिता कई साल पहले लकवे के कारण बिस्तर से उठ नहीं पाते थे और माधव के सिर पर घर और बहन की जिम्मेदारी थी। गांव में काम लगभग खत्म हो चुका था। अब जो भी कमाई होती थी वो या तो जंगल से आती थी या फिर किस्मत से। उस रात अमावस्या थी। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 11:40 की ओर बढ़ रही थीं। पूरा गांव सो चुका था। कुत्तों ने भौंकना भी छोड़ दिया था, जैसे उन्हें भी पता हो कि इस वक्त आवाज करना ठीक नहीं। नरेश अपने घर के बाहर बैठा हथौड़े की पकड़ कस रहा था। माधव पास ही जमीन पर बैठा कुछ सोच रहा था। माधव, आज अगर हम नहीं गए तो कल घर में सिर्फ खामोशी पकेगी। दुकानदार ने साफ कह दिया है, उधार अब नहीं मिलेगा। मुझे पता है नरेश, पर आज अमावस्या है। आज काली खोह में लोग नहीं, परछाइयां चलती हैं। तूने खुद सुना है ना, पिछले साल मोहन काका का लड़का। माधव की बात अधूरी रह गई। नरेश ने उसकी तरफ देखा। उस नजर में डर नहीं था, बस थकान थी। वो थकान जो हर रोज भूख के साथ पैदा होती है। सुना है, सब सुना है, पर डर से पेट नहीं भरता माधव। आज नहीं गए तो कल मेरे बाप की दवा भी नहीं आएगी और तेरी बहन की शादी, वो तो सपना ही रह जाएगी। कुछ पल दोनों चुप रहे। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे जंगल ने उनकी बातें सुन ली हों। माधव उठा और नरेश की तरफ देखा। ठीक है, चलते हैं, पर एक बात याद रखना, अगर वहां कुछ भी अजीब लगे तो पलटकर नहीं देखेंगे। दोनों गांव की आखिरी गली से निकल पड़े। रास्ते में पीपल के नीचे बैठे थे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी, हरदत्त बाबा। उनकी आंखें आधी बंद थीं, लेकिन जब नरेश और माधव पास से गुजरे तो उन्होंने लाठी जमीन पर पटकी। इतनी रात को जंगल का रास्ता? लगता है भूख ने हिम्मत से हाथ मिला लिया है। दोनों रुक गए। नरेश ने सिर झुका लिया। बाबा, मजबूरी है, सुबह तक लौट आएंगे। काली खोह में सुबह नहीं होती बेटा, वहां सिर्फ इंतजार होता है, या तो मौत का या किसी और चीज का। बाबा, अगर गए ही हैं तो कोई उपाय बता दीजिए। हरदत्त बाबा ने जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई और जमीन पर राख से एक छोटा सा घेरा बनाया। अगर आग नीली लगे तो समझ लेना कि काली खोह तुम्हें देख रही है। और याद रखना, अगर कोई बुलाए, मां की आवाज हो या दोस्त की, जवाब मत देना। इतना कहकर बाबा चुप हो गए। दोनों नरेश और माधव हरदत्त बाबा की बात सुनकर और आगे बढ़ गए। जैसे ही वे जंगल में दाखिल हुए, हवा और भारी हो गई। पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट थी, मानो कोई बिना पैरों के चल रहा हो। अचानक दूर कहीं एक हल्की सी लाल रोशनी जली। नरेश, वो देख, काली खोह। लेकिन उस रोशनी के सामने अब कोई खड़ा था। एक औरत,
साड़ी पहने हुए, चेहरा बेहद शांत और होठों पर हल्की मुस्कान। इतनी रात में क्या मुझे ढूंढते हुए आए हो? नरेश की नजर नीचे गई। उसका दिल जोर से धड़का। उस औरत के पैर जमीन से ऊपर थे। उस औरत के पैरों को जमीन से ऊपर तैरते देखकर नरेश की सांस जैसे अटक गई। जंगल का अंधेरा अब सिर्फ अंधेरा नहीं था, वो किसी की मौजूदगी बन चुका था। हवा में एक अजीब सी नमी घुल गई थी, जैसे बहुत पुरानी दीवारों से उठती सीलन। माधव ने नरेश की आंखें फटी की फटी रह गईं और दोनों घबरा गए। दोनों एकदम से डर के माहौल में आ गए। नरेश, ये इंसान नहीं है। बाबा ने कहा था ना, काली खोह में जो दिखे वो होता नहीं है। डरो मत, मैं रास्ता पूछ रही हूं। मुझे बाहर जाना है। नरेश का दिमाग चीख रहा था, भाग। लेकिन उसका शरीर जैसे जकड़ गया हो। उसे अचानक अपनी मां की बात याद आई। कुछ आवाजें कान से नहीं, दिल से सुनाई देती हैं, और वही सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। अगर रास्ता चाहिए तो दिन में निकलना चाहिए था। ये जंगल रात का नहीं है। औरत मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में खुशी नहीं थी। उसमें थकान थी और बहुत पुराना अकेलापन। दिन में मैं दिखती नहीं हूं, रात ही मेरी पहचान है। इतना कहते ही उसके चारों तरफ की हवा घूमने लगी। सूखे पत्ते जमीन से उठकर गोल गोल घूमने लगे, जैसे किसी अदृश्य चक्र में फंस गए हों। माधव का ध्यान उसके बालों पर गया। वे हवा में लहर नहीं रहे थे, बल्कि जैसे पानी में तैर रहे हों। हमें जाना होगा, हम किसी की मदद नहीं कर सकते। वे पीछे मुड़ने लगे, लेकिन जैसे ही पहला कदम उठाया, जंगल बदल गया। जहां पतली पगडंडी थी, वहां अब घने कांटेदार पेड़ उगाए थे। जहां से वे आए थे, वो रास्ता ही गायब हो चुका था। काली खोह में रास्ते नहीं होते, यहाँ सिर्फ फैसले होते हैं। अब उसकी आंखें बदल चुकी थीं। वो चमक नहीं रही थी, वे गहराई बन गई थी, जैसे उनमें गिरा जा सकता हो। अचानक पेड़ों के बीच से किसी बच्चे के रोने की आवाज आई। मां, मुझे ठंड लग रही है। माधव का शरीर सिहर उठा, उसके होंठ कांपने लगे। औरत ने धीरे से आंखें बंद की। उसके चेहरे पर दर्द उभर आया। उसी पल हरदत्त बाबा की बात नरेश के कानों में गूंजी। अगर कोई अपना दिखे तो समझ लेना वो अपना नहीं है। माधव, आवाज मत सुन, भाग। नरेश और माधव बिना पीछे देखे भाग रहे थे। कांटेदार झाड़ियां उनके कपड़े फाड़ रही थीं, पत्थर पैरों में चुभ रहे थे, लेकिन दर्द से ज्यादा डर उन्हें आगे धकेल रहा था। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था जैसा वे भीतर आते समय दिखा था। पेड़ एक जैसे नहीं थे, जमीन बार बार ढलान बदल रही थी और हवा में अब नमी नहीं बल्कि सड़ांध खुल गई थी। अचानक माधव का पैर फिसला और वो जोर से जमीन पर गिर पड़ा। नरेश, मैं नहीं उठ पा रहा। ऐसा लग रहा है जैसे जमीन मुझे पकड़ रही है। नरेश ने उसे खींच कर उठाया। उसने देखा, जिस जगह माधव गिरा था वहां मिट्टी नहीं थी, बल्कि पुराने खिलौनों के टूटे टुकड़े पड़े थे। लकड़ी की गुड़िया का आधा चेहरा, एक टूटी चूड़ी और बच्चों की चप्पल का एक जोड़ा। माधव, ये जगह ये किसी बच्चे की है।
तभी हवा अचानक थम गई। पूरा जंगल जैसे सांस रोककर खड़ा हो गया हो। पीछे से वही आवाज अब और करीब थी। मत भागो, मैं तुम दोनों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। दोनों धीरे धीरे पलटे। वो औरत अब पहले जैसी नहीं दिख रही थी। उसकी साड़ी फटी हुई थी, चेहरे पर मिट्टी जमी थी और आंखों से पानी नहीं, बस खालीपन टपक रहा था। अगर तू हमें नहीं मारना चाहती तो फिर हमें यहाँ फंसाया क्यों? क्योंकि जो यहाँ आता है वो या तो कुछ ढूंढ रहा होता है या कुछ छोड़कर भाग रहा होता है। मैं सिर्फ देखती हूँ कौन किस तरह का है। तू कौन है? और ये काली खो आखिर चाहती क्या है हमसे? औरत ने चारों तरफ देखा। पेड़ों के बीच से अब कई छोटी छोटी परछाइयां झांक रही थीं। मेरा नाम शैला था। इसी जंगल के किनारे मेरा घर था। मैं रोज यहाँ से गुजरती थी अपनी बेटी काव्या को स्कूल छोड़ने। एक रात बारिश में पहाड़ी से पत्थर गिरे, बस पलटी और मेरी बेटी मेरे हाथ से छूट गई। तो तू अपनी बेटी को ढूंढ रही है? उसी पल नरेश को हरदत्त बाबा की आखिरी बात याद आई। काली खो सबको नहीं रोकती, सिर्फ उन्हें परखती है। हम लालच में नहीं आए, हम मजबूरी में आए हैं और हम किसी माँ की ममता से सौदा नहीं करेंगे। शैला की आंखों में पहली बार कुछ और चमका। वो गुस्सा नहीं था, वो उम्मीद थी। जंगल फिर से सरसराने लगा। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो गईं। नरेश और माधव एक दूसरे को देखने लगे। ये आखिरी इम्तिहान था। अगर ऐसा है तो सूरज निकलने से पहले तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन एक आखिरी रास्ता है और वो रास्ता तभी खुलेगा जब तुम पीछे मुड़कर डर को देखोगे पर भागोगे नहीं। शैला की बात सुनकर नरेश और माधव कुछ पल के लिए चुप हो गए। जंगल की हवा अब तेज चलने लगी थी, जैसे समय खुद उन्हें जल्दी करने को कह रहा हो। दूर कहीं उल्लू बोला और पेड़ों की टहनियां आपस में टकराकर अजीब सी आवाज निकालने लगी। ये साफ था, ये कोई साधारण रास्ता नहीं था, ये आखिरी परीक्षा थी। नरेश, डर को देखने की बात उसने ऐसे कही जैसे डर कोई चीज नहीं, कोई अपना हो। नरेश ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में पिता का चेहरा उभरा, मां की थकी हुई आंखें और वो दिन जब भूख ने उसे पहली बार तोड़ा था। डर हमेशा अपना ही होता है माधव, पर हम भागते रहे तो ये जंगल हमें छोड़ने नहीं देगा। दोनों ने एक साथ कदम आगे बढ़ाया। शैला पीछे हट गई। उसका शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा, लेकिन उसकी आवाज चारों तरफ गूंजती रही। याद रखना, पीछे मुड़ोगे तो जो दिखेगा वही तुम्हारा सबसे बड़ा सच होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, जंगल अचानक बदल गया। अब वहां पेड़ नहीं थे, बल्कि टूटे हुए घर, बिखरे बर्तन। ये डर का जंगल नहीं था, ये यादों का जंगल था। ये तो हमारा गांव है, पर ऐसा क्यों दिख रहा है? नरेश ने सामने देखा। उसके पिता वहीं खड़े थे, बिल्कुल ठीक, बिना लकवे के। नरेश, तू मुझे छोड़कर क्यों गया? तेरी वजह से ही मैं इस हाल में हूं। नरेश का दिल टूटने लगा। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने एक कदम पीछे नहीं हटाया। अगर मैं भागता रहा तो सच में तुम्हें छोड़ दूंगा, पर आज नहीं। वो दृश्य धुंध में बदल गया। अब माधव के सामने उसकी बहन खड़ी थी,
रोती हुई। मैं डरता हूं, पर मैं रुकूंगा नहीं। तेरे लिए ही तो चल रहा हूं। माधव के घुटने कांपने लगे। उसने आंखें बंद कर ली। अचानक सब कुछ थम गया। जंगल शांत हो गया। पर यह डरावनी खामोशी नहीं थी। ये वैसी शांति थी जैसी बारिश के बाद आती है। सामने एक संकरी पगडंडी उभरी। उसके छोर पर हल्की पीली रोशनी थी। तुम दोनों ने डर को देखा पर उसे चुना नहीं, इसीलिए काली खोह ने तुम्हें छोड़ दिया। शैला अब साफ दिखाई देने लगी। उसके चेहरे पर दर्द नहीं था, बस एक मां की थकी हुई शांति थी। तुम्हारी बेटी, उसे शांति मिली? जब तक कोई डर से ऊपर उठता है, मेरी बेटी घर पहुंचती रहती है। इतना कहते ही वो रोशनी में घुल गई। जंगल फिर से जंगल बन गया। नरेश और माधव पगडंडी पर चलते रहे। कुछ देर बाद वे जंगल से बाहर थे। सूरज निकल रहा था। पहली बार काली खोह के पीछे से नरेश मन ही मन में बोला, हम बच गए। नरेश ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद नरेश और माधव ने फिर कभी रात में काली खोह का रुख नहीं किया। लेकिन गांव वाले कहते हैं, अगर कोई मजबूरी में सच और हिम्मत लेकर उस जंगल से गुजरे तो काली खोह आज भी रास्ता दे देती है। और शैला अब किसी को रोकती नहीं, वो सिर्फ देखती है।